छोड़ा होगा सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क को हमने पढ़ के छोड़ा था। तो एक बार फिर से देख लो, जो स्टूडेंट कल की क्लास में नहीं थे, आज ही क्लास में आए हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि हमने ब्रेन को पढ़ लिया है, हमने मस्तिष्क को पढ़ लिया है, और ब्रेन का हमने फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और लास्ट के अंदर हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क को पढ़ लिया है। और हम चल रहे थे पश्चिम मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है, यानी कि हम बात कर रहे थे हिंड ब्रेन की। हम किसकी बात कर रहे थे? हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क की। अब जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो मेरे साथ साथ मेरे लिखने से पहले वो पॉइंट कमेंट करते रहेंगे जो मैंने कल पढ़ाया था, कल की क्लास में पढ़ाया था, तो मुझे पता लगेगा कि देखिए कौन कौन पढ़ के आए हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सेरिबेलम को। सेरिबेलम, और सेरिबेलम को हम क्या कह रहे थे? अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम को हम कह रहे थे अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। अब देखो सामने कि ये जो सेरिबेलम है इसके बारे में क्या पढ़ा था कि इस सेरिबेलम को, तुम कमेंट करो, मैं देख रही हूं कौन आंसर दे रहा है मेरे से पहले, कौन लिखेगा? हाँ, राम राम सभी को, गुड आफ्टरनून। आपको ये नहीं बताना अनुमस्तिष्क, ये सब नहीं बताना, वो पॉइंट्स बताने हैं जो मैंने आपको अनुमस्तिष्क में बताए थे। क्लास को शेयर नहीं किया ना? ओम सैनी मैथ्स मैम, परिसंचरण तंत्र का भाग फर्स्ट और फोर्थ यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है। चलो बताएंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलो आप आंसर देते हो, मैं देख रही हूं आप लोगों को। देखो सबसे पहले तो इस सेरिबेलम को हमने कहा था लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन यानी मस्तिष्क का जो सबसे छोटा भाग है, इसे छोटा मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है, इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है, सेरिब्रम को। इसके बाद में हमने कहा था कि इस सेरिबेलम को ट्री ऑफ ब्रेन कहा जाता है। ट्री ऑफ ब्रेन यानी मस्तिष्क का जो पेड़ है, मस्तिष्क का पेड़ ट्री ऑफ ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका रीजन मैंने बताया था, इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जो सेरिबेलम है ये क्या करता है? सेरिबेलम का जो पहला काम था, हमने लिखा होगा हमारा बॉडी बैलेंस, हमारा बॉडी बैलेंस, हमारा जो शारीरिक संतुलन होता है, हमारा जो बॉडी बैलेंस होता है, वो कौन बनाता है? सेरिबेलम बनाता है, अनुमस्तिष्क बनाता है। इसके अलावा हमारी जो स्पीकिंग है, हम किसी से कैसे बातचीत करेंगे, स्पीकिंग का मतलब बातचीत करना, हम किसी से कैसे बातचीत करेंगे, इसको कौन कंफर्म करेगा? सेरिबेलम। यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे क्या करना है, हाँ पंकज नेगी जी आप सही चाह रहे हैं, मेरे से आगे चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों को ऐसे ही करना था, सभी स्टूडेंट्स को मेरे से आगे, एक पॉइंट मेरे से आगे चलना है, पीछे नहीं चलना। तो देखो हमने क्या देखा था, फॉर एग्जाम्पल कि बातचीत से रिलेटेड, कि अब मैं अगला पॉइंट क्या बोलने वाली हूं, अब मैं इसके बाद अगला पॉइंट क्या बोलने वाली हूं, उसको कौन डिसाइड करेगा? मेरा सेरिबेलम डिसाइड करेगा। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सूचना है, वो सारी किसके पास है? सेरिबेलम के पास है। तो मैंने थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा कि ये सेरिबेलम है, ये हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन, और मसल कॉन्ट्रैक्शन को आप क्या कह सकते हैं? पेशीय संकुचन में भी क्या होता है? सहायक होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि पेशीय संकुचन में भी क्या होता है? सहायक होता है। ये तीन काम हमने लिखे थे। सेरिबेलम हमारा बॉडी बैलेंस बनाता है, हमारा शारीरिक संतुलन करवाता है, हमें स्पीकिंग में सहायक है, हम किसी से कैसे बातचीत करेंगे उसमें हेल्पर है। हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन आज चल रहा है, हम फिर रहे हैं, चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव और मूवमेंट दोनों कर रहे हैं, गति, और हम अपनी जगह गतिशील भी हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। अगर किसी व्यक्ति का सेरिबेलम कंट्रोल में नहीं है तो उसका पूरा का पूरा बॉडी बैलेंस ही क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने समझाया था कि यदि कोई व्यक्ति ज्यादा अल्कोहल का यूज कर लेता है, अल्कोहल किस में आ सकती है? जो ड्रिंक वगैरह होती है, शराब बोल सकते हैं आप, कि कोई शराबी व्यक्ति यदि ज्यादा अल्कोहल या फिर शराब का उपयोग कर लेता है तो सबसे पहले उसका क्या बिगड़ता है? बॉडी बैलेंस। हम सबको पता है कि यदि किसी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली तो ड्रिंक करने के बाद क्या होगा? उसका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाएगा। और बॉडी बैलेंस क्यों बिगड़ गया? क्योंकि उसका ट्री ऑफ ब्रेन यानी सेरिबेलम अब काम नहीं कर रहा है, और बॉडी ऑफ बैलेंस बिगड़ गया, शारीरिक संतुलन कभी इधर लुढ़क रहा है, कभी इधर लुढ़क रहा है, पता ही नहीं है कहां चल रहा है। और उसके बाद क्या होगा कि उसका जो बातचीत करने का तरीका है, स्पीकिंग का,
वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बातचीत उसको किसी से कैसे बोलना चाहिए, किसी से कैसे बात करनी चाहिए, ये एक्चुअल है, आप सबको पता भी होगा। तो आपको क्या देखना है कि अगर कोई शराबी व्यक्ति ज्यादा अल्कोहल पी लेता है तो उसका बॉडी बैलेंस भी बिगड़ जाता है। और बॉडी बैलेंस क्यों बिगड़ेगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं हो पा रहा, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो स्पीकिंग है, बातचीत करने का तरीका भी क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। अब मैंने ये रीजन भी बताया था कि शराब पीने से, एक रीजन बताया था कि शराब पीने से नशा क्यों होता है। सवाल बन नहीं सकता है भाई ये क्या रीजन है कि जब हम और कुछ पी रहे हैं, जैसे पानी पी रहे हैं, जो भी लिक्विड पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, तो उसका नशा नहीं हो रहा, लेकिन हम जैसे ही अल्कोहल पी रहे हैं तो इसका नशा हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है इसका नशा, इसका कारण मैंने बताया था। इसका कारण क्या है कि जैसे ही आप अल्कोहल पीते हैं, आप या फिर कोई भी, मैं आपको इल्जाम नहीं लगा रही, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स अल्कोहल पीता है, ड्रिंक करता है, तो ये अल्कोहल हमारी बॉडी में क्या बनाता है, ध्यान से सुन लेना, सवाल बन जाता है कि नशा क्यों होता है। क्योंकि, हाँ बिल्कुल सीमा सैनी जी, बिल्कुल अशोक यादव जी, अशोक यादव जी सही है, बहुत बढ़िया। सतीश सेन, आंसर दे मुझे, आगे मेरे से आगे चलना पड़ेगा तुम्हें। चलो देखो अल्कोहल क्या करती है हमारी बॉडी में, एसीटोन और क्या बना लेती है, एसीटेल्डिहाइड बना लेती है। एसीटोन और एसीटेल्डिहाइड कई बच्चों ने बता भी दिया है। तो एसीटोन और एसीटेल्डिहाइड ये दोनों ही पदार्थ कैसे होते हैं, नशीले होते हैं। दोनों ही पदार्थ कैसे होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं। इस वजह से कोई अगर ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल पी रहा है, तो उसको क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। तो आपसे सवाल बन ही जाए कि बताओ ऐसा क्यों है, बताओ ऐसा क्यों है कि जब हम अल्कोहल पी रहे हैं या फिर ड्रिंक कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें नशा क्यों लग रहा है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि अल्कोहल बॉडी में एसीटोन और एसीटेल्डिहाइड बना देती है, जो कैसे पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं। ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इतना क्लियर है। देखो जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैंने ये कर दिया है कि कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था। अब तुम एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि मैं आगे का नया टॉपिक स्टार्ट करूं और बहुत अच्छा टॉपिक बताऊंगी, वो चीजें बताऊंगी जो तुम्हें पता नहीं होगी। तो इससे पहले तुम्हें क्लास को शेयर करना पड़ेगा, मेरी शर्त भी एक मंजूर करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ एक तो अभी आ रहे, थोड़ा जल्दी किया करो। ये हमने थोड़ी सी कल की बात डिस्कस करी थी। अब देखो आज हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इसके बाद में इसी टॉपिक को रनिंग में रखते हैं कि हमने ब्रेन को पढ़ लिया, हमने मस्तिष्क के तीनों भाग पढ़ लिए हैं, उनके काम के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद में क्या पढ़ते हैं हम कि हमने पढ़ा था तंत्रिका कोशिका को, पढ़ा था ना, तंत्रिका कोशिका को, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई बताई थी। इसमें पुनरुद्भव नहीं हो सकता, इसमें विभाजन नहीं हो सकता, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब देखो ये जो तंत्रिका कोशिका है, कोशिका की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसी होती है। क्योंकि कई बच्चे देख रहे होंगे कि मैडम हम स्कूलिंग में नहीं पढ़ रहे, जो आप हमें क्या पढ़ाओगे, स्ट्रक्चर पढ़ाओगे, डायग्राम बताओगे इसका। तो मैं एक डाउट क्लियर कर देती हूं। सवाल बहुत बार पूछा गया है कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग या फिर ऐसे कौन से भाग है तंत्रिका कोशिका का जिसमें निसल कण पाए जाते हैं। सवाल पूछा हुआ है, सवाल क्या पूछा हुआ है कि तंत्रिका कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें निशल कण पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जो दूसरी तंत्रिका कोशिका को जोड़ता है ताकि आवेग आगे की तरफ क्या हो सके, संचरित हो सके। तो ऐसी चीजें आपसे पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ डायग्राम से इस चीज को समझना है, डायग्राम से। तो ध्यान से देखो कि हमारी जो नर्व सेल है ये कैसे पाई जाती है, कैसे स्ट्रक्चर में पाई जाती है। तो देखो आपको नाम याद होनी चाहिए क्योंकि ए बी सी डी ऐसे करके वो पूछ सकता है। मैं बताऊंगी कैसा सवाल यहां से बनेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये होता है तंत्रिका कोशिका का न्यूक्लियस, केंद्रक, और ऐसे ऐसे इसमें कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको डंडे जैसी संरचना दिख रही है, ऐसे कुछ पाया जाता है। और इनका नाम भी पूछा हुआ है
कि इस संरचना को क्या कहा जाता है। तो आपको इन चीजों को क्लियर कर लेना है, डाउट रखना ही नहीं है। ऐसी ऐसी संरचना हमारी तंत्रिका कोशिका की देखने को मिलती है। थोड़ा डार्क कर देती हूं, आपको अलग से दिख जाए। जो बच्चे नोट्स बना रहे होते हैं बराबर नोट्स बनाया करो। डायग्राम आपसे बनवाएगा नहीं, ये बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन आपको डायग्राम से सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसी संरचना हमारी तंत्रिका कोशिका की देखने को मिलती है। अब देखो सामने कि ये तंत्रिका कोशिका के अलग अलग भाग हैं। सबसे पहले तो आपको इसके नाम पता होना चाहिए और उनके जो काम होते हैं कि वो कैसे काम कर रहे होते हैं इनका भी पता होना चाहिए। पता है सबको? तो देखो सबसे पहले ये भाग जो कंप्लीट आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, इसको कहा जाता है सेल बॉडी। क्या कहा जाता है? सेल बॉडी। या फिर आप क्या कह सकते हो इसको, सेल को मैंने क्या कह, कोशिका, और बॉडी को आप हिंदी में क्या कह सकते हैं? काय। यानी कि इसको इंग्लिश में हम कहेंगे सेल बॉडी, या फिर इसको क्या कहा जा सकता है? कोशिका काय के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। फिर देखो आपको ये छोटी छोटी ऐसे फाइबर, धागे जैसी संरचनाएं दिख रही है ना, जो ऐसे निकल रही है, इन संरचनाओं को कहा जाता है डेंड्रोइड्स। डेंड्रोइड्स, डेंड्रोइड्स। सवाल बन जाता है कि कोशिका काय में उपस्थित तंतुनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? डेंड्रोइड्स। आंसर क्या आना चाहिए? डेंड्रोइड्स। इसके बाद में आपको जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यहां दिख रहे हैं ना, ये वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स, इन्हीं पार्टिकल्स को कहा जाता है निसल कण। क्या कहा जाता है? निसल कण या फिर निसल पार्टिकल। और ये निसल कण का सवाल भी बहुत बार आपसे पूछा गया है कि निसल कण की उपस्थिति कौन सी कोशिका में देखी जाती है? तो आपका आंसर आना चाहिए हमारी तंत्रिका कोशिका, यानी कि हमारी नर्व सेल में आना चाहिए। इसके बाद में देखो कि आपको जो ये पार्ट दिख रहा है, ये लंबी सी संरचना दिख रही है ना, लंबी सी, ठीक है। इस संरचना को ध्यान से समझना, इसको आप क्या कहेंगे? ये होता है तंत्रिका कोशिका का एक्सोन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? एक्सोन वाला पार्ट। सवाल बहुत बार पूछा गया है। सवाल क्या बनेगा? ये जो आपको सीट दिख रही है, जो मैंने अलग से बनाई है, इस सीट का नाम होता है माइलिन आच्छद सीट, या फिर माइलिन सीट बोल सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं माइलिन आच्छद। ठीक है। सवाल बनेगा कि तंत्रिका कोशिका के कौन से भाग पर माइलिन आच्छद जुड़े होते हैं? माइलिन सीट जुड़े होते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए एक्सोन वाले पार्ट पे। कौन से पार्ट पे आना चाहिए? एक्सोन वाले पार्ट पे। माइलिन सीट या माइलिन आच्छद ऐसा भाग है जिस पे जो किस पे जुड़ा होता है? एक्सोन वाले पार्ट पे। अब देखो ये पीछे आपको कुछ पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। ये जो संरचना आपको दिख रही है इसको कहा जाता है सिनेप्स, और इस सिनेप्स से बहुत अच्छे खासे सवाल बनेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? सिनेप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सिनेप्स कहेंगे। अब देखो यहाँ पे जो आपको ये संरचना दिख रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या कहा जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और इस न्यूरोट्रांसमीटर को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये न्यूरोट्रांसमीटर वर्ड, जो बहुत बार सवाल बनता है इस न्यूरोट्रांसमीटर से कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। अब ये आपको एक संरचना देखने को मिल गई है, हम आपके सामने एक इमेज आपके सामने आ गई कि ऐसी होती है हमारी नर्व सेल तंत्रिका कोशिका। अब आपको क्या करना है? ध्यान से देखो, सवाल को हमें क्लियर कर लेना है। यहाँ पे प्रदीप कुमार जी बोल रहे हैं। चलो ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स पे भी मैं बात करूंगी। और कोई दिक्कत तो नहीं है? सुंदर गुजर पढ़ ले बेटा, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे ले। सामने देखो, ये देखो हमारी जो तंत्रिका कोशिका है, इसका जो ये वाला भाग दिख रहा है,
ठीक है। इस भाग को क्या कहा जाता है, आपको आंसर याद रखना है, सेल बॉडी या फिर कोशिका काय। और कोशिका काय के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं इसे हम क्या कह देते हैं, निसल कण या फिर निसल पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो आपको आपसे सवाल क्या पूछ लिया जाए कि निसल कण कहां पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे तंत्रिका कोशिका में, और तंत्रिका कोशिका में भी कहां पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी वाले भाग में पाए जाते हैं। फिर आपको ये जो छोटे छोटे फाइबर्स दिख रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, डेंड्रोइड्स क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेंड्रोइड्स कहा जाता है। ये जो आपको दिख रही है संरचना इसको एक्सोन कहा जाता है, और इस एक्सोन भाग से क्या जुड़ती है, माइलिन सीट यानी कि माइलिन आच्छत आके जुड़ती है। इसके बाद में देखो कि ये जो पीछे वाली संरचना आपको दिख रही है इसको क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। और मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा है न्यूरोट्रांसमीटर, तो आप क्या याद रखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल पदार्थ होता है। केमिकल पदार्थ यानी कि एक रासायनिक पदार्थ है। अब आप कहोगे कि मैडम कोशिका में रासायनिक पदार्थ की क्या जरूरत पड़ गई, कोशिका में रासायनिक पदार्थ की क्या जरूरत पड़ गई, तो आप ध्यान से देखेंगे, मेरी बात अच्छे से सुनो, मैं एक बार इसको यहां से मिटा रही हूं, रफ कर रही हूं। देखो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट लगा लेना, न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर ब्रैकेट में लिख देना, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है। करता क्या है कि तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, इस तरीके से आवेग संचरित होते हैं, आवेग संचरित। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात ध्यान से सुनो, हुआ क्या, आपने किसी गर्म वस्तु को हाथ लगा दिया, तो हाथ लगाते ही क्या होगा, हाथ की जो नर्व सेल है, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका की बात कर रही हूं, हाथ की जो नर्व सेल है वो सीधी की सीधी जो आवेग यहां मिला है, जो मैसेज मिला है उसको कहां ले जाएगी, ब्रेन में ले जाएगी, और ब्रेन वहां से कंक्लूजन करेगा, विश्लेषण करेगा, और हाथ की नर्व सेल को वापस मैसेज करेगा कि हाथ को यहां से क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। यानी कि ये जो मैसेज जा रहे हैं, ये जो आवेग संचरण हो रहे हैं, ये कौन कर रही है, हमारी तंत्रिका कोशिकाएं कर रही है। तो एक तंत्रिका कोशिका तो करती नहीं है, लगभग 100 बिलियन तंत्रिका कोशिका हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका आकर जुड़ती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है दो तंत्रिका कोशिकाओं को, दो तंत्रिका कोशिकाओं को आपस में जोड़ना, दो तंत्रिका कोशिकाओं को आपस में जोड़ना। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है। तो आप क्या कहेंगे कि जब एक से ज्यादा तंत्रिका कोशिका आपस में जुड़ती है, भाई ये एक नर्व सेल हो गई, अब दूसरी जो तंत्रिका कोशिका आएगी वो यहां आके जुड़ेगी, और यहां आके जुड़ेगी तो उसका कौन सा भाग जुड़ेगा, पहला भाग जुड़ेगा, और ये डेंड्रोन वाले किससे जुड़ जाएंगे, सिनेप्स से जुड़ जाएंगे। तो यहां जो जोड़ने का काम कर रही है, यहां जो जोड़ने का काम कर रही है, तो जोड़ने के लिए कौन काम कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो एक प्रकार का क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। मुझे बताओ ये न्यूरोट्रांसमीटर आपको समझ में आ गया क्या? फिर मैं आपसे एक सवाल करती हूं, न्यूरोट्रांसमीटर समझ में आ गया तो जल्दी बताएंगे। सतीश सेन रुक जा मेरे भाई, अब क्लियर है? चलो मैं इसको तो रफ कर रही हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, जल्दी से लो, जल्दी से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो आगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, वो तंत्रिका कोशिका को आपस में जोड़ेगा, और ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी होती है, एक न्यूरॉन सेल यानी कि ये किसकी होती है, तंत्रिका कोशिका की होती है। अब देखो ध्यान से आगे, आगे आपको क्या देखना है कि आपसे क्या सवाल बनेगा। सवाल लिख रही हूं मैं, एक क्वेश्चन लिख रही हूं, तुम तैयार रहना आंसर देने के लिए।
तुम तैयार है ना आंसर देने के लिए? आज मैं सबके नाम बोलूंगी जो जो मुझे आंसर देगा, सही आंसर देगा, गलत के लिए नहीं बोलूंगी। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा रासायनिक पदार्थ, कौन सा रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ सिनेप्सिस, कौन सा रासायनिक पदार्थ सिनेप्सिस करवाता है? कौन सा रासायनिक पदार्थ सिनेप्सिस करवाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा एथिलीन, एथिलीन। तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन, ठीक है। और चौथा आपको आंसर मिलेगा यहां पे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। प्रिंस गरवाल जी 1 बता रहे हैं, कुलदीप राजक जी 3 बता रहे हैं। आपको सवाल क्या बताना कि कौन सा रासायनिक पदार्थ ऐसा है जो सिनेप्सिस करवाता है, और सिनेप्सिस का मतलब क्या हो गया? 2 तंत्रिका कोशिकाओं को आपस में जोड़ता है। जल्दी से। और अगर तुमने ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया ना, तो आज की क्लास में मैं तुम्हें बहुत अच्छे पॉइंट्स बताने वाली हूं, बहुत अच्छे। और वो तुम्हारे लिए मैं इसीलिए बताऊंगी जब मुझे ये लगेगा कि तुम पढ़ने लग गए या फिर तुम पढ़ते हो, तभी बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी। क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं यहां से। पूजा, ऐसी कौन सी बात होती है जो सही वो मेरा है? ये कैसे पॉसिबल होगा? चलो ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ने आंसर दिया है मुझे, बहुत से स्टूडेंट ने मुझे सही आंसर दिया है। और जिन्होंने सही आंसर दिया है ना, वो खुद ही अपना रिजल्ट खुद ही डिक्लेयर करेंगे कि हाँ मैडम मेरा सही था, ठीक है। क्योंकि इतने सारे कमेंट्स मैं एक साथ नहीं देख पाई। तो मेरी बात सुनो, आपसे सवाल क्या पूछा गया कि ऐसा कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो सिनेप्सिस करवाता है? ये सिनेप्सिस क्या होती है पहले ये समझ लो। 2 तंत्रिका कोशिकाओं का आपस में जुड़ना, 2 तंत्रिका कोशिकाओं का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? सिनेप्सिस कहलाता है। और इस सिनेप्सिस के लिए जो रासायनिक पदार्थ चाहिए वो कौन सा होता है? एसिटिल कोलिन। कौन सा होता है? एसिटिल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन में मिलने वाला है एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन। ओपी सेन जी सही है, प्रिंस जी का ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुम लोगों का आंसर सही है। आंसर देख लेना, जिस बच्चे ने नहीं देखा है उसने। चलो ठीक है, अब इसके बाद में मैं डिस्कस करने वाली हूं वो सारी चीजें जो मैंने अभी आपसे प्रॉमिस किया था कि जो बच्चे सही आंसर देंगे आज मैं उनको बहुत अच्छी चीजें बताने वाली हूं, ठीक है। तो देखो सामने, अब तुम शेयर भी कर दो क्लास को, अरे जल्दी से शेयर कर दो ताकि वो भी सीख लें ऐसी चीजें। चलो ठीक है, अब सामने देखो, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लिखूंगी, आप भी हेडिंग लिख लेना की पॉइंट्स। आप भी हेडिंग क्या लिखेंगे? की पॉइंट्स आप भी हेडिंग लिख लेंगे। और ये मत बोलना कि मैडम ये बीच में कहां से आ गई, ये इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा और हमें पढ़ना भी है। मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगी, जैसे सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा पीईटी,
दूसरा पॉइंट क्या लिखा? पीईटी। तीसरा पॉइंट लिखा एमआरआई। सबने देखा होगा, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, एमआरआई। लास्ट आपने देखा होगा ईईजी भी देखा होगा, और एक आपने देखा होगा ईसीजी। अभी हो सकता है ईसीजी तो आपको पता होगा, ईसीजी तो आपको पता होगा, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी कि सीटी स्कैन क्या होती है, पीईटी क्या होती है, एमआरआई क्यों की जाती है, ईईजी क्यों की जाती है और ईसीजी क्यों की जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, और इनके अंदर कौन सी रेज काम में ली जाती है वो भी पता होना चाहिए, और इनके जो फंक्शंस है कि इनको हम कहां पे यूज में ले सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अब ये मत सोचना मैडम हम डॉक्टर नहीं बनने वाले हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये बता रही हूं कि सवाल इनमें से एक सवाल जरूर आता है। 5 पॉइंट्स आज ही लिख लेना, एक सवाल जरूर मिलेगा यहां से। तो सबसे पहले देखो, तैयार हो सारे इनका आंसर देने के लिए? चले आगे। अब देखो सबसे पहले सीटी स्कैन क्या है, तुमने क्लास शेयर कर दी क्या? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बताने के लिए, और तुमने किया था 300 का, वो मुझे नहीं पता। अब देखो सीटी स्कैन क्या होती है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म मुझे कोई भी एक स्टूडेंट बताओ, अगर एक ने भी बता दिया तो मैं आगे निकल चलूंगी कि सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है। हाँ प्रमोद जी, हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या नाम है गुड्डू जी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आपको ईसीजी नहीं बताना है, आपको सीटी स्कैन बताना है। सीटी स्कैन क्या होती है, क्यों, कौन से भाग के लिए की जाती है? चलो ठीक है, तुम्हें नहीं पता। सीटी स्कैन को आप क्या बोलेंगे आज के बाद में, जब मैं कभी क्लास में पूछूं या फिर कोई आपसे पूछे तो आंसर देना है। सीटी स्कैन की सबसे पहले आप फुल फॉर्म लिखेंगे कंप्लीट टोमोग्राफी। कंप्लीट टोमोग्राफी ये किसकी फुल फॉर्म होती है? सीटी स्कैन की। देखो ये जो सीटी स्कैन है ये हमारी कंप्लीट बॉडी के लिए की जाती है, और इस सीटी स्कैन में किसको यूज किया जाता है? एक्सरेज को। सवाल बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लेना कि सीटी स्कैन में यूज की जाने वाली जो रेज है वो कौन सी होती है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? एक्स किरणें, एक्स रेज होती है जो सीटी स्कैन में काम में ली जाती है। इसके बाद में देखो कि इसकी खोज, भाई सबसे पहले सीटी स्कैन की खोज किसने की थी? सबसे पहले भाई दिमाग में सवाल तो आता ही है, सबसे पहले सवाल तो आता ही है ना कि सीटी स्कैन की खोज किसने की थी। तो ध्यान से देखो, आज से याद रखना, कोई सवाल पूछे तो आप आंसर क्या देंगे? होन्सफील्ड। होन्सफील्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे। होन्सफील्ड ने सीटी स्कैन के बारे में बताया, सीटी स्कैन के बारे में बताया, क्योंकि हर किसी के बस की बात तो है नहीं, हर किसी की बस की बात तो है नहीं कि जो ऐसी चीजों को, ऐसी टेक्निकल चीजों को खोज सके। तो उनका नाम क्या था? होन्सफील्ड। दोबारा रिवाइज कर रही हूं, सीटी स्कैन क्या होती है? कंप्लीट टोमोग्राफी, यानी कि कंप्लीट जो बॉडी है उसके लिए की जाती है। यहां पे जो रेज काम में ली जाती है वो कौन सी काम में ली जाती है? एक्स रेज काम में ली जाती है। और यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले सीटी स्कैन को खोजा था उसका नाम क्या था? होन्सफील्ड नाम था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये होन्सफील्ड किसकी जांच करके सबसे पहले सीटी स्कैन को प्रीफर किया था? तो इस सीटी स्कैन को काम में लिया जाता है हमारा मस्तिष्क। ध्यान से सुन लेना, मस्तिष्क यानी किसकी बात कर रही हूं? ब्रेन की। मस्तिष्क व मेरुरज्जु, मस्तिष्क व मेरुरज्जु में ट्यूमर का पता लगाने में, मस्तिष्क व मेरुरज्जु में ट्यूमर का पता लगाने में क्या की जाती है? सीटी स्कैन की जाती है। सीटी स्कैन का सबसे ज्यादा उपयोग कहां किया जाएगा? तो आप कहेंगे मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसका जो ट्यूमर होता है। क्योंकि एक बात मैंने बता दी थी कि कभी भी ब्रेन में ब्रेन कैंसर नहीं होगा, ब्रेन ट्यूमर होगा। आपको ऑप्शन में दोनों
देखने को मिलेंगे कि सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है ब्रेन कैंसर का पता लगाने में या फिर ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में। तो आप क्या कहोगे, वहां पे दिमाग लगाना है कि ब्रेन कैंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति की डेथ तो कैंसर की पहली स्टेज ब्रेन ट्यूमर में ही हो जाती है, तो उसको कैंसर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको सीटी स्कैन आज से याद रखना है कि सीटी स्कैन क्या होती है, कि कंप्लीट टोमोग्राफी होती है और इसके अंदर कौन सी रेज काम में ली जाती है, एक्स रेज काम में ली जाती है। और सबसे पहले सीटी स्कैन के बारे में किसने बताया था, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था होन्सफील्ड। होन्सफील्ड नामक वैज्ञानिक ने सीटी स्कैन को समझाया और यूज का सबसे ज्यादा यूज कहां हुआ, जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है और जो मेरु रज्जु है, जो स्पाइनल कोड है, मैं पढ़ाऊंगी अभी स्पाइनल कोड, मस्तिष्क और मेरु रज्जु के अंदर जो ट्यूमर होता है, जो गांठ बन जाती है, उसका पता लगाने में किसको यूज में लेते हैं, सीटी स्कैन को यूज में लेते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। हाँ पंकज चौधरी जी राम राम, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलो सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। चलो आगे, सीटी स्कैन का कोई भी सवाल बने आपको ये आंसर देना है। पढ़ ले, पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लग रहा तेरा, डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं है क्या। नेक्स्ट देखो, ये पीईटी क्या होती है, ये पीईटी क्या होता है, पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। अब मुझे आप बताओगे कि पीईटी क्या होती है, पीईटी क्या होती है, जल्दी से कोई भी स्टूडेंट, पीईटी क्या होती है। रोहतास जी बोल रहे पॉलीएथिलीन, आज ये मत बोलना मैडम आज क्लास में क्या बता रहे हो, क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है, तो कुछ एक चीजें बची हुई है वो आज मैं क्लियर करवा के कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूं ना। रोहतास जी सही नहीं है, और बताओ, देखो जल्दी से। चलो मैं बता देती हूं, मैं बता दूं। देखो पीईटी क्या होती है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और इसकी फुल फॉर्म होगी पॉजिट्रॉन, फुल फॉर्म देख लेना, पॉजिट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। अब ये मत बोलना मैडम इतना डीप मत बढ़ाओ, हो सकता है चीजें नहीं पूछी जाए, अरे नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आप पीईटी की फुल फॉर्म हमेशा याद रखेंगे। पॉजिट्रॉन का नाम तो आप सबने सुना होगा, पॉजिट्रॉन, मैं समझा दूंगी पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। अब आप क्या कहोगे कि मैडम इसकी खोज किसने की थी, आपने ये तो बता दिया कि सीटी स्कैन को किसने खोजा था, तो अब आप ये बताओ कि पीईटी की खोज किसने की थी। तो आप क्या कहोगे कि मैडम पीईटी की खोज एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लुइस सोकोलक, सोकोलक नामक वैज्ञानिक थे, लुइस सोकोलक नामक वैज्ञानिक थे, ने पीईटी के बारे में बताया या फिर पीईटी को खोजा, पीईटी को खोजा, यानी कि पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के बारे में बताया। अब आप क्या कहोगे कि मैडम ये पीईटी क्यों की जाती है, ये जो जांच है ये क्यों की जाती है, किसके लिए इस जांच को किया जाता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि ये जांच तब की जाती है, इसका उपयोग, आप इसका उपयोग लिख लेंगे, इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है सबसे पहले उपापचयी दर का पता लगाने में, उपापचयी दर, और उपापचयी दर को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन। उपापचयी दर समझ रहे हो, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारी कैसी रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी दर को पता लगाने में। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है मिर्गी में, मिर्गी का नाम सुना है क्या कि भाई इस बंदे में तो मिर्गी आती है, सुना है सबने कि इस बंदे में तो मिर्गी आती है, पागलों की तरह करने लग जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है, अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो वहां पे उसकी एक जांच की जाती है जिसका नाम क्या होता है, पीईटी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी।
और एक इसका उपयोग किया जाता है रक्त प्रवाह का पता लगाने में, रक्त प्रवाह का पता लगाने में। इसीलिए मैंने कहा था कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सवाल अच्छे बन जाते हैं, यहां से सवाल अच्छे बन जाते हैं। तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा देंगे कि पीईटी क्या होता है। आपको सवाल देखो कैसे बनाने हैं, पीईटी की फुल फॉर्म बोलो तो आप क्या कहोगे, मैडम पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। मैंने कहा बताओ खोज किसने की थी, तो आप क्या बोलोगे, लुइस सोकोलक नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने किसको खोजा था, पीईटी को खोजा था। इसके बाद में क्या हुआ कि आपसे पूछा गया कि बताओ इस पीईटी का यूज क्या होता है, इस ये जो जांच की जाती है, जो टोमोग्राफी की जाती है, क्यों की जाती है, तो आप क्या कहोगे कि जितनी भी हमारी उपापचयी दर है, जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक रिएक्शन पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी कैसी अभिक्रियाएं होंगी, मेटाबॉलिक, इनकी दर का पता लगाने में कि किस रेट से ये सही चल रही है या नहीं चल रही। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में किसका दौरा पड़ रहा है, मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, तो मिर्गी का दौरा यदि किसी व्यक्ति में पड़ रहा है तो वहां भी हम किसको काम में लेते हैं, पीईटी को काम में लेते हैं। और अगर रक्त प्रवाह में कोई दिक्कत आ गई कि जैसे कोलेस्ट्रॉल जम गया है, तो उसको हटाने के लिए कि पता कैसे लगाएंगे कि कोलेस्ट्रॉल जम गया है, तो वहां भी कौन सी जांच की जाती है, पीईटी जांच की जाती है। क्लियर है क्या, इतना क्लियर है इतना? चलो ये तो क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाती हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ठीक है जी। अब आपको एक चीज और याद कर लेनी है यहाँ पे, वो क्या याद रख लेनी है कि पॉजिट्रॉन के लिए किसको यूज में लिया जाता है, सवाल बन जाता है तो आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे समस्थानिक, ऐसे समस्थानिक, ऐसे समस्थानिक, समस्थानिक मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, ऐसे समस्थानिक जो पॉजिट्रॉन उत्पन्न करते हैं, ऐसे समस्थानिक जो पॉजिट्रॉन उत्पन्न करते हैं, पॉजिट्रॉन उत्पन्न करते हैं का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। सवाल बनी गया कि बताओ कि पीईटी में किसका उपयोग किया जाता है, कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे कि ऐसे समस्थानिक जो क्या उत्पन्न करते हैं, पॉजिट्रॉन उत्पन्न करते हैं, उनका उपयोग किया जाता है पीईटी के अंदर। हटा दो इसको, क्लियर हो गया इतना? तुम क्लास को शेयर नहीं कर रही, गलत बात है। एक तो मैं तुम्हें इतनी अच्छी चीजें बता रही हूं। हाँ ओम सिंह भाटी जी, बाहर अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। मैं ये पढ़ाऊंगी आपको कहां जाके, केमिस्ट्री के अंदर एटम वाले चैप्टर में, परमाणु वाले चैप्टर में। क्लियर है इतना? चलो मैं इसको साफ कर रही हूं। तो हमने दो चीजें क्लियर कर ली है यहां से, एक सीटी स्कैन पढ़ लिया है और दूसरा हमने किसको पढ़ लिया है, पीईटी को पढ़ लिया। और पीईटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एमआरआई के बारे में पूछा गया, मैं ऊपर वाली दोनों चीजें, चलो एमआरआई यहां लिख लेती हूं। अब आपसे एमआरआई के बारे में पूछा गया, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि एमआरआई क्या होती है, कि यार मुझे तो एमआरआई करवानी पड़ेगी। तो एमआरआई का मतलब क्या है, सबसे पहले तो एमआरआई का मतलब क्या होता है? देखो कुछ एक स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, जैसे भूपेंद्र जी सही बोल रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक। अब आप ये मत बोलना मैडम बहुत इंग्लिश में लिख रहे हो, भाई ये लैंग्वेज ही इंग्लिश में आएगी, टेक्निकल वर्ड है। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये फुल फॉर्म होगी किसकी, एमआरआई की होगी। अब आप मुझे ये बताओगे कि एमआरआई की खोज किसने की थी, सबसे पहले एमआरआई के बारे में किसने बताया था? आपको आंसर क्या देना है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसकी फुल फॉर्म है। एमआरआई की जांच क्यों की जाती है मैं बता दूंगी, इसका उपयोग, और अगर इसकी खोज पूछ ली जाए तो आपका आंसर क्या होगा। खोज किसने की थी सबसे पहले एमआरआई की? कोचिंग संस्थान सिक्कर में है जी, श्रीराम कोचिंग का ही एक पार्ट है वाईफाई श्रीराम, जिस चैनल पे अभी हम पढ़ा रहे हैं। ये जो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, जल्दी बताओ, देख रही हूं मैं आप लोगों को।
चलो तुम्हें तो नहीं पता, मैं ही बता देती हूँ। इसकी खोज की थी प्लांक व पुर्सेल। प्लांक व पुर्सेल ने, दोनों ने मिलकर, प्लांक और पुर्सेल दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दोनों ने मिलकर किसकी खोज की थी? एमआरआई की खोज की थी। तो आपको क्या बताना है कि एमआरआई होती है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। कुछ बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन मैं ध्यान से बता देती हूँ कि जो चीजें आपको बोरिंग लगती है ना, वहीं से सवाल पूछा जाता है। जो चीजें आपको बोरिंग लगती है ना, वहीं से सवाल पूछा जाता है। तो आपको ये माइंड से ही हटा देना है। तो आप क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग या फिर एमआरआई की खोज किसने की थी? प्लांक व पुर्सेल ने की थी। और इस एमआरआई में क्या किया जाता है, इसका जो उपयोग है, देखो एमआरआई मस्तिष्क के लिए करी जाती है, ब्रेन के लिए। तो इसका उपयोग मस्तिष्क व मेरुरज्जु के, मस्तिष्क व मेरुरज्जु के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है, पता लगाने में किया जाता है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु के ट्यूमर का पता लगाने में सीटी स्कैन का भी उपयोग किया जाता है और एमआरआई का उपयोग भी किया जाता है। तो आपका आंसर आना चाहिए मस्तिष्क व मेरुरज्जु के ट्यूमर का पता लगाने में किसका उपयोग करते हैं? तो आप क्या कहेंगे? एमआरआई का उपयोग करते हैं। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। मैडम इनके नाम किसने निकाले थे? याद ही नहीं होते भाई, मैंने भी तो याद किए है ना, तो तुम भी याद करो, तो तुम भी याद करो। पंकज शेयर कर तू इस क्लास को जल्दी। तो आगे देखो भाई, इसके बाद में आपसे सवाल क्या बनेगा एमआरआई से? नेक्स्ट सवाल कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कौन सा परमाणु काम में लिया जाता है? करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? क्योंकि एमआरआई तब होगी जब यहाँ पे मैग्नेटिक रिजोनेंस बनेगा, जब क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आप यहाँ पे आंसर देंगे हमेशा कि हाइड्रोजन परमाणु। किसको काम में लिया जाता है? हाइड्रोजन परमाणु को। जब किसी व्यक्ति की एमआरआई हो रही होती है तो वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे रिजल्ट आने वाला है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अंदर जो चित्र से बन के आते हैं ना, इमेज बन के आती है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए कौन से परमाणु की सहायता लेनी पड़ती है? हाइड्रोजन परमाणु का काम यूज लेना पड़ता है, जो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्लियर है इतना? आपसे पूछा जाए एमआरआई क्या है तो आप कहेंगे मैडम मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है। ये चैप्टर तो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अभी मैं आपका टेस्ट भी ले लूंगी। और इसकी खोज किसने की थी? तो आप क्या कहेंगे? प्लांक व पुर्सेल नामक वैज्ञानिक ने एमआरआई की खोज की। और एमआरआई का उपयोग कहां किया जाता है? मस्तिष्क व मेरुरज्जु में ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। यहाँ पे जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है वो कौन सा परमाणु उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है। क्लियर है इतना? चलो आगे। एमआरआई के बाद में हमारी दो चीजें और बच गई है, एक ईईजी है और एक ईसीजी है। और इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। जब मैंने हार्ट पढ़ाया था तो वहां पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत चीजें बता देती हूँ जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे नहीं पढ़ा था, उनको बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखो, आप ईईजी की फुल फॉर्म याद रखेंगे और किसके लिए की जाती है ये याद रखेंगे। ईईजी बच गया है और एक आपका ईसीजी बच गया है। ईईजी की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉन एनसेफेलोन। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एनसेफेलोनग्राफी। इलेक्ट्रॉन एनसेफेलोनग्राफी, सेफेलोनग्राफी। इलेक्ट्रॉन एनसेफेलोनग्राफी जो किसके लिए की जाती है? ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए। हमारे ब्रेन के अंदर जो डिसऑर्डर हो जाते हैं उनका पता लगाने के लिए क्या की जाती है? ईईजी की जाती है, इलेक्ट्रॉन एनसेफेलोन किया जाता है। और ईईजी का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और जहां ये कार्डियो वर्ड आ जाता है आप समझ जाते हैं कि यहाँ किसकी बात की जा रही है? हार्ट की बात की जा रही है। तो ये होती क्या है? एक हृदय की जांच होती है। ये एक हृदय की क्या होती है? जांच होती है। क्लियर है इतना? क्लियर है ना? जल्दी से बताओ। 5 पॉइंट मैंने लिखे थे। सीटी स्कैन लिखा, पीईटी लिखा, उसके बाद मैंने एमआरआई लिखी, इसके बाद मैंने ईईजी लिखा और इसके बाद मैंने किसको लिखा? ईसीजी को लिखा।
हृदय की जांच किसके द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफी द्वारा। और ब्रेन से रिलेटेड जो नॉर्मली जो टेस्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एनेसेफेलोन। चलो ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी से बोल जाओ, क्योंकि मैं चैप्टर भी खत्म करूंगी। थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ओके मैम, हाँ जी मैम। चलो पंकज नेगी जी ने बोल दिया हाँ जी मैम। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पूजा शर्मा जी बताएंगे आपको भी। ये नहीं पूछा जाता रामेश्वर जी क्या है, ये नहीं पूछा जाता इनके बारे में। जो सवाल इनके बारे में बने हैं वो मैंने बता दिया है। क्लियर है? चलो ओके। अब देखो इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में, हमारा जो नर्व सिस्टम है, देखो यहां पे जो ये नर्व सेल है, नर्व सेल, ये नर्व सेल यानी कि आप क्या कहेंगे? तंत्रिका कोशिका। ये जो नर्व सेल है, जो तंत्रिका कोशिका है, ये देखो दो प्रकार की पाई जाती है। हमारी जो नर्व कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की होती है। एक तो होगी आपकी सेंसरी नर्व सेल, एक को आप क्या बोलेंगे? सेंसरी नर्व सेल के नाम से जानेंगे। और दूसरी जो आपकी सेल होगी उसको आप क्या कह देंगे? मोटर नर्व। और मोटर नर्व से भी सवाल अच्छा बनता है, मोटर नर्व। एक को तो आपने बोल दिया सेंसरी नर्व सेल, और एक को आपने क्या बोल दिया? मोटर नर्व बोल दिया। अब आप कहोगे कि मैडम आपने तंत्रिका कोशिका तो यही बताया था हमें तो कि तंत्रिका कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, तो अब आप ये क्या चीज बता रहे हो कि तंत्रिका कोशिका एक सेंसरी नर्व होती है और एक मोटर नर्व होती है? बिल्कुल सही बात है, ध्यान से सुनो। अब थोड़ा सा कमेंट्स पे कंट्रोल रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो क्लासेस पे। चलो देखो, ये जो सेंसरी नर्व है ये क्या करती है? कल मैंने आपको हमारी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन्स बताए थे। सेंसरी ऑर्गन्स यानी जितने भी संवेदी अंग हैं उनके बारे में बताया। और संवेदी अंग में मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले जो हमारी आई है, हमारी आंख है। मैंने क्या बताया? हमारा जो ईयर है, हमारा कान है, हमारी जो टंग है, हमारा जो टंग है, जीभ है, हमारा जो नोज है, नाक है। इसके बाद आपने क्या देखा था? हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है। ये 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। 5 हमारी बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं? संवेदी अंग पाए जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अब देखो ध्यान से कि सेंसरी नर्व क्या होती है कि सपोज दैट, एक उदाहरण दे रही हूं, सपोज दैट कि ये आपका स्किन का कोई भाग है। जैसे मान लो हाथ हो गया, ये हाथ यहाँ पे एक गर्म वस्तु को टच हो गया। कैसी वस्तु को? गर्म वस्तु को। तो आपका जो हाथ है, आपका जो हाथ है ये कैसा ऑर्गन है? आप क्या कहोगे? मैडम एक सेंसरी ऑर्गन है, ये संवेदना उत्पन्न करेगा। और जैसे ही गर्म वस्तु को हाथ लगेगा आप तुरंत हाथ को क्या करोगे? हटाओगे। तो यहां हाथ से जो नर्व सेल निकलेगी, ये जो सेल निकल रही है, इन नर्व सेल को कहा जाएगा सेंसरी। इसको आप क्या कहेंगे? सेंसरी नर्व सेल के नाम से इसको जाना जाएगा। सेंसरी नर्व सेल क्यों बोल रहे हैं? ऐसी नर्व सेल जो सेंसरी ऑर्गन से निकलती है। हो सकता है वो आई हो, ईयर हो, टंग हो, नोज हो, स्किन हो, जितने भी सेंसरी ऑर्गन से निकलती हो उसे आप क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व सेल कहते हैं। ये सेंसरी नर्व सेल क्या करती है? यहां से इस मैसेज को लेती है और फिर कहां लेके जाती है? हमारे ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक लेके गई। और जैसे ही ब्रेन तक लेके गई, ये ब्रेन क्या करेगा? यहाँ पे कंक्लूजन करेगा। और कंक्लूजन करके यहाँ हाथ की नर्व सेल को क्या कहेगा कि यहाँ से हाथ को हटाया जाए। भी गर्म वस्तु को हाथ लगेगा तो हटाओगे। ये मैसेज कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है। तो ब्रेन से वापस जो मैसेज हाथ तक लेके आएगी वो नर्व कौन सी होगी? मोटर नर्व होगी। कौन सी नर्व होगी? मोटर नर्व। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे मान लो
आपने किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाया तो हमारी हाथ की जो नर्व सेल है उसे आप क्या कहेंगे, सेंसरी नर्व सेल। क्योंकि ये जो स्किन है ये कौन सा ऑर्गन होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है। और यहां से यदि कोई वस्तु गर्म वस्तु को छुआ है तो यहाँ की नर्व सेल क्या करेगी, मैसेज को कहां लेके जाएगी, हमारे ब्रेन में। और ब्रेन वहां पे क्या करेगा, कंक्लूजन करेगा, विश्लेषण करेगा और वापस हाथ को मैसेज देगा कि ये हाथ यहां से हटना चाहिए। तो वो मैसेज वापस लेके आ रही है, वो कौन सी नर्व लेके आ रही है, मोटर नर्व लेके आ रही है। तो दोनों का काम समझ में आ गया होगा कि सेंसरी नर्व कैसे काम कर रही है और इसके साथ में मोटर नर्व कैसे काम कर रही है। तो मैं यहां लिख देती हूं, एक बार अच्छे से तुम लिख लेना। सेंसरी नर्व चलो देखो सेंसरी नर्व सेल क्या होती है और इसके साथ में मोटर नर्व कैसे काम करती है। तो सेंसरी नर्व सेल को आप लिख लेंगे यहां पे कि ये क्या करती है, संवेदी अंग से, संवेदी अंगों से सूचनाओं को, संवेदी अंग से सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाती है। संवेदी अंग से सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाती है, ब्रेन तक लेके जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मोटर नर्व की आप नीचे लिख लेंगे कि ये नर्व सेल, ये नर्व सेल, ये नर्व सेल मस्तिष्क से, ब्रेन से, मस्तिष्क से सूचनाओं को, मस्तिष्क से सूचनाओं को संवेदी अंग तक लेके आती है, संवेदी अंगों तक लेकर आती है, संवेदी अंगों तक लेकर आती है। ये आपको दोनों पॉइंट्स लिख लेने हैं। सेंसरी नर्व सेल क्या करेगी, संवेदी अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके आएगी और मोटर नर्व क्या करेगी, ये नर्व सेल मस्तिष्क से सूचनाओं को संवेदी अंगों तक लेके आएगी। क्लियर है इतना? अमरजीत कोहली जी थैंक यू, आपने इतना कुछ बोला मेरे लिए। चलो ठीक है, इसके बाद देखो भाई चैप्टर खत्म कर देते हैं, नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब इसको खत्म कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद में देखो दो चीजें आपको याद रखनी है कि जो हमारी स्पाइनल कोड है, हमारी स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड को आप क्या कहते हैं, मेरू रज्जु। क्या कहते हैं, मेरू रज्जु। स्पाइनल कोड का जो कार्य होता है ये बहुत बार पूछा जाता है और स्पाइनल कोड का कार्य आप बताएंगे प्रतिवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण करना, प्रतिवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण करना, प्रतिवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण करना। या आप किसका बात काम बताएंगे, स्पाइनल कोड का नियंत्रण करना। और प्रतिवर्ती क्रियाएं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको समझा दिया, फॉर एग्जाम्पल गर्म वस्तु के हाथ लगने पर, गर्म वस्तु के हाथ लगने पर हाथ का हट जाना, हाथ का हटना, या फिर जैसे कांटा लग जाता है, जैसे चोट लग रही होती है तो हम हाथ को या फिर पैर को वहां से क्या करते हैं, हटाते हैं। तो ये सभी क्रियाएं कैसी होती है, रिफ्लेक्स रिएक्शन। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लेना, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स रिएक्शंस इनको कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं इनको कहा जाता है। और इनको कंट्रोल कौन करता है, मेरू रज्जु करता है। अब आगे देखो कि ये जो मेरू रज्जु है इससे जो तंत्रिकाएं निकलती है इनको कहा जाता है मेरू तंत्रिकाएं। इनको क्या कहा जाता है, मेरू तंत्रिकाएं। और ये मेरू तंत्रिकाएं क्या कर रही है, मेरू तंत्रिकाएं कर क्या रही है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कर रही है। आपसे सवाल जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है वो ये पूछा जाएगा कि मेरू तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए 31 जोड़ी। इस चीज को इंपॉर्टेंट लगा के ही लिख लेना कि मेरू तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 31 जोड़ी। 31 पेयर के रूप में क्या पाई जाती है, हमारी मेरू तंत्रिकाएं पाई जाती है। ठीक है,
चलो आगे, इसके बाद में आप क्या याद रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे कि जो कपाल से जो तंत्रिकाएं निकलती है, स्कल या फिर आप क्या बोल सकते हैं, कपाल से निकलने वाली तंत्रिकाएं, कपाल से निकलने वाली तंत्रिकाएं, कपाल से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिका कहलाती है, कपालीय तंत्रिकाएं कहलाएंगी। और कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या, कपालीय तंत्रिकाएं, और इनकी संख्या आपसे पूछी जाती है, और इनकी संख्या आपको बतानी है 12 जोड़ी। ये दोनों ही सवाल आपको बहुत अच्छा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप क्या कहोगे कि कपालीय तंत्रिकाएं कौन सी होती है, जो कपाल से निकलती है, जो स्कल से निकलती है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। और वे तंत्रिकाएं जो मेरु रज्जु से निकलती है उनको क्या कहते हैं, मेरु तंत्रिकाएं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी। अब एक बार मुझे ये बताओ, ये चैप्टर मैंने आपका खत्म कर दिया है, यहाँ पे ब्रेन को, मस्तिष्क को कंट्रोल खत्म कर दिया है।